नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट दिग्गज से दिग्गज बैंक्स पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक्स का क्या होगा, कैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे सकती है। हालांकि एक ट्रेलर तो हमें देखने को मिल ही चुका है कि यहाँ पर इंडियन बैंक्स में भी ऑफकोर्स गिरावट ही हो चुकी है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिले, जिसके पीछे 4 रीजंस यहाँ पर कौन सा है वो भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर उसमें से एक रीजन के बारे में यहाँ पर इसी वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हम क्या करें उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर एक और वीडियो मैंने बनाया है, एक्सपर्ट्स पिक 4 सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने 4 सेक्टर्स को चूज किया है। कौन सा है वो 4 सेक्टर्स जो कि अनसर्टेन टाइम में हमें अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर लेकर आया हूं, जहां पर हेडलाइन है बैंक्स मूव $2 ट्रिलियन एमिड लॉन्ड्रिंग ऑर्डर्स ICIJ सेज। तो यहां पर जरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये न्यूज। अ न्यू इन्वेस्टिगेशन बाय द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेज JP Morgan Chase and Company, Deutsche Bank AG and several global banks kept profiting from powerful and dangerous players in the past 2 decades even after US imposed penalties on these financial institutions। तो यूएस की पेनल्टीज इंपोज करने के बावजूद पिछले 2 दशकों से यानी कि पिछले 20 सालों से हमें यहाँ पर डेंजरस प्लेयर्स और पावरफुल प्लेयर्स से प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं ये सारे बैंक्स। और यहाँ पर हमें फिलहाल खुलासा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस आगे आते हुए नजर आते हैं। द रिपोर्ट बेस्ड ऑन लीक डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय BuzzFeed न्यूज एंड शेयर विद द कंसोर्टियम सेड दैट इन सम केसेस द बैंक्स केप्ट मूविंग इलिसिट फंड्स आफ्टर रिसीविंग वार्निंग्स फ्रॉम यूएस ऑफिशियल्स। यूएस ऑफिशियल से वार्निंग्स मिलने के बावजूद यहाँ पर मूविंग ऑफ इलिसिट फंड्स यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हमें देखने को फिर भी मिल ही रहा था। द डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड मोर देन $2 ट्रिलियन इन ट्रांजैक्शंस बिटवीन 1999 एंड 2017 दैट वर फ्लैग्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरनल कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स एज पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटी। द रिपोर्ट सेड द टॉप 2 बैंक्स आर ड्यूश बैंक विच डिस्क्लोज $1.3 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है ऑफ सस्पिशियस मनी इन द फाइल्स एंड JP Morgan which disclosed $514 billion, the analysis found. Other lenders include HSBC Holdings, Standard Chartered, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन कॉर्प इट सेड। तो यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर टॉप मोस्ट बैंक्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमें दिखाई देते हैं। तो अगर यहाँ पर टॉप मोस्ट बैंक्स इंडिया की नहीं, यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैंक, दिग्गज से दिग्गज बैंक यहाँ पर इसके ऊपर अगर एलिगेशंस लगते हैं तो ऑफकोर्स गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई यूएस बैंक में या यूरोपियन बैंक में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसके चलते यहाँ पर इंडियन बैंक्स में हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। तो इसके अलग अलग रीजन है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। और मेन रीजन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पर क्या होता है कि ये साइकिल होती है। यहाँ पर सपोज एक साइकिल, फाइनेंशियल साइकिल अगर बीच में कोई तोड़ देता है तो हमें ऑफकोर्स हर जगह पर गिरावट देखने को मिलती है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर आपको क्या लगता है, 2018 नहीं, माफ कीजिए, 2008 में ऐसा ही हुआ था। यूएस में प्रॉब्लम हुई थी, उसके कारण सारे यहाँ पर विश्व में हमें महामंदी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर यूएस में जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो गई थी। तब कोई नॉर्मली कोई यहाँ पर हमें इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली थी, लेकिन लेमन्स एंड वहाँ पर हमें लेमन्स ब्रदर्स हमें बैंकरप्सी फाइल करते हुए नजर आए थे, जिससे फाइनेंशियल साइकिल टूट जाता है। तो इसी वजह से अगर कोई दिग्गज बैंक पर कोई आरोप डालता है तो उससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हर एक बैंकिंग सिस्टम पर, हर एक यहाँ पर ग्लोबल सिस्टम पर। और इसी की वजह से हमें यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी की वजह से हमारे स्टॉक्स भी ऑफकोर्स नीचे जाते हुए ही नजर आएंगे। आज अगर हमारे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे निफ्टी बैंक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 21,336 के आसपास। 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट है, 3% के आसपास की भारी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक अकेला बैंक था जो कि हमें पॉजिटिव दिखाई दिया है, 0.84% हमें पॉजिटिव दिखाई देता है। और अगर बात करें HDFC बैंक के बारे में तो वहाँ पर भी बहुत ही कम गिरावट देखने को मिल रही है, 1% की भी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यही स्टॉक्स है जो
कि मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, यहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर दूसरे बैंक्स के बारे में बात करें तो भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। एसबीआई में 3.5% की गिरावट, फेडरल बैंक में 4% की गिरावट, एक्सिस बैंक में 4.5% की गिरावट, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.88% की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक में 5% के आसपास की गिरावट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5.3% की गिरावट। अगर बात करें पीएनबी के बारे में तो यहां पर 6% की गिरावट देखने को मिली है। आरबीएल बैंक में 6.34% की गिरावट, बंधन बैंक में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 7% से भी ज्यादा की गिरावट है। और इंडसइंड बैंक को सबसे बड़ा झटका लगा है, 8.5% की भारी गिरावट इंडसइंड बैंक में हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में है, यहाँ पर ये न्यूज आ गई और ट्रिगर हो गया। यहाँ पर वैसे भी बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा प्रेशर में पहले भी था ही। यहाँ पर 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या लाता है, न्यूज नया क्या हमें देखने को मिलता है, क्या डिसीजन होता है, क्या वर्डिक्ट आता है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है उसे वेव ऑफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पेनल इंटरेस्ट यानी कि पेनल्टी इंटरेस्ट है उस पर क्या डिसीजन आता है, क्या मॉनिटरिंग एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी निफ्टी बैंक और साथ ही साथ निफ्टी 50 पर भी बना ही हुआ था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर काफी बड़ा हिस्सा है निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का। तो ऑफ कोर्स अगर बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे तो यहां पर निफ्टी 50 में भी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसी की वजह से हमें निफ्टी 50 में भी आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते बैंक निफ्टी के चलते ही ज़्यादा गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स पर फोकस बनाकर रखना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, जैसे कि मैं कहता हूँ, एचडीएफसी बैंक को जानी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको एचडीएफसी बैंक को देनी चाहिए। ये टॉप मोस्ट बैंक है इंडिया में अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट बैंक जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, तो यहां पर कुछ और बैंक्स है जिसे आप फोकस में रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जो थर्ड बैंक रहेगी प्रायोरिटी के हिसाब से वो आईसीआईसीआई बैंक है, यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बैंक रहेगी वो होगी यहाँ पर एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पर एक्सिस बैंक आएगा। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ पर छोटी बैंकों में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो वहाँ पर बंधन बैंक काफी अच्छी चॉइस है। बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि बहुत छोटी बैंक है ऐसा तो नहीं कहेंगे, 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन जो ये एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उससे कंपैरिजन में छोटी बैंक है बंधन बैंक, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की जरूर है इन कंपैरेटिव टू एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा, लेकिन ओवरऑल बंधन बैंक भी काफी ज्यादा अच्छी बैंक है। नेक्स्ट जो बैंक है छोटी बैंकों में फेडरल बैंक काफी अच्छा है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एसबीआई के बारे में बात करूँ तो वो एक रेंज बाउंड स्टॉक है और उसी रेंज में प्ले करता है। 150 से 250, 300, 350 में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश करनी है। ये पोजिशनल ट्रेड है, इसमें 1-2 साल 3 साल भी लगेंगे, तो 150 से अगर 300 हो जाता है, पैसे डबल होते हैं तो क्या बुराई है। तो बस इतना ही सोचना है, ज्यादा यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी ओवरऑल एसबीआई अच्छी है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है, यहां पर एसबीआई में एक पीएसयू बैंक है और यहां पर कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे कि लेटेस्ट अगर येस बैंक के बारे में बात करें तो वहां पर एसबीआई को कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से एसबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है एसबीआई में, हमें इसीलिए ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए पोजिशनल ट्रेड कीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहां पर अवॉइड करना चाहिए। पीएसयू बैंक में सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, जैसे कि आरबीएल बैंक हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन्स बांटता है, जैसे कि येस बैंक भी बांटा करता था तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक, ये सारे भी फोकस करते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन्स बांटने में, इसी की वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक का दूसरा रीजन है रियल एस्टेट पर बहुत ही ज़्यादा इसने यहाँ पर लोन बांटे हैं, और रियल एस्टेट की हालत क्या है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वोडाफोन को लोन बांटा है, उसकी वजह से भी हालत ख़राब दिखाई देती है। तो ये दो बैंक्स है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। पीएनबी को भी अवॉइड ही करना चाहिए, वो भी है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक में एसबीआई बेस्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो इसे भी अवॉइड कीजिए। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसे यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। इसने थोड़ा सा यहाँ पर ऑफकोर्स इसने अपना प्रोविजनिंग किया था, इसने भी वोडाफोन आइडिया को लोन दिया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कितना ज़्यादा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर पर है ये आपको पता है। एनपीएस की सिचुएशन आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, 1-2 साल तक ये सिचुएशन हमें दिखाई दे सकती है।
तो IDFC फर्स्ट बैंक को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे तो ही मुझे बेहतर दिखाई देता है। तो जो स्टॉक्स मैंने बताया है वहां पर आप फोकस कर सकते हैं। एट लास्ट डिसीजन आपका ही रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर लेवल्स भी बताऊं, कौन से लेवल्स पर बाय करना चाहिए, कौन से लेवल्स पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। तो वहां पर मैं ऑफकोर्स कोशिश करूंगा यहाँ पर भी अच्छे स्टॉक्स के अच्छे लेवल्स आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।